हेलो बच्चों, आज हम आलोक धना द्वारा रचित पतंग कविता का भावार्थ पढ़ेंगे। आलोक धना कवि 7वें-8वें दशक के प्रसिद्ध कवि हैं। ये बाल मनोविज्ञान को अच्छी तरह समझते हैं। पतंग कविता बाल सुलभ इच्छाओं और उमंगों का सुंदर चित्रण है। इस कविता में कवि ने बच्चों की क्रियाकलापों तथा प्रकृति में आए परिवर्तन को अभिव्यक्त करने के लिए सुंदर बिंबों का प्रयोग किया है। पतंग बच्चों की उमंगों का रंग बिरंगा सपना है, जिसके ज़रिए वे आसमान की ऊंचाइयों को छूना चाहते हैं और उसके पार जाना चाहते हैं। पतंग का नाम सुनते ही बच्चों के मन में उत्साह उत्पन्न हो जाता है। पतंग जब बच्चे आकाश में उड़ाते हैं तो कई बार ऐसा प्रतीत होता है जैसे बच्चे पतंग के साथ साथ स्वयं भी उड़ने लगते हैं। ऐसा लगता है कि उनके भी पंख लग आए हैं और फिर बच्चे सारी चीज़ों पर अपना ध्यान नहीं देते कि वो गिरेंगे या बचेंगे। पतंग उड़ाते समय ना ही उन्हें भूख प्यास का ध्यान रहता है। बच्चे कविता में बच्चों को एक ऐसी दुनिया दिखाई है जहाँ पर शरद ऋतु का चमकीला इशारा है, जहाँ तितलियों की रंगीन दुनिया है, जहाँ पर छतों के खतरनाक कोनों से गिरने का भय है और दूसरी ओर भय पर विजय पाते बच्चे हैं जो गिर गिर कर संभलते हैं तथा पृथ्वी का हर कोना खुद ब खुद उनके पास आ जाता है और वे हर बार नई नई पतंगों को सबसे ऊंचा उड़ाने का हौसला लिए अंधेरे के बीच के बाद उजाले की प्रतीक्षा कर रहे हैं। यहाँ पर कवि ने भादों के बरसते मौसम के बाद शरद ऋतु का वर्णन किया है। आइए अब कविता का भावार्थ पढ़ते हैं। सबसे तेज बौछारें गई, भादो गया सवेरा हुआ। यहाँ पर कवि कह रहा है कि बरसात के मौसम में जो तेज़ बौछारें पड़ती थी वो अब समाप्त हो गई हैं। तेज बौछारों और भादो माह की विदाई के साथ साथ शरद ऋतु आ गई है, अर्थात सवेरा हो गया है। अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, घंटी बजाते हुए ज़ोर ज़ोर से, अब यहाँ पर कवि ने शरद ऋतु का मानवीकरण करते हुए कहा है कि वह शरद ऋतु जो है वो अपनी नई चमकीली साइकिल को तेज़ गति से चलाते हुए और ज़ोर ज़ोर से घंटी बजाते हुए पुलों को पार करते हुए आ रहा है। चमकीले इशारों से बुलाते हुए पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को, अब कवि ने शरद ऋतु का मानवीकरण करते हुए कहा है कि शरद ऋतु जो है अपने चमकीले इशारों से पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को बुला रहा है। चमकीले इशारों से बुलाते हुए और आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए, कवि फिर यहाँ पर कहता है कि शरद ऋतु के आने से जो उत्साह और उमंग का माहौल बन गया है, ऐसा लगता है कि शरद ऋतु ने अपने चमकीले इशारों से बच्चों को बुलाया है और आकाश को इतना मुलायम कर दिया है कि पतंग ऊपर उड़ सके। खरगोश की आँखों जैसा लाल सवेरा शरद आया पुलों को पार करते हुए। अब कवि ने इस समय जो शरद ऋतु में जो सवेरा होता है, जब सुबह होती है तो सूरज जब उगता है, उस समय का वर्णन करते हुए कहा है कि सूरज में ऐसा लगता है, उगते हुए सूरज को देखकर ऐसा लगता है कि जैसे खरगोश की आँखों की लालिमा हो। जैसे खरगोश की आंखें लाल लाल हो जाती हैं, ऐसे ही जो शरद ऋतु में जो सूरज होता है, उगता है, तो वो लालिमा को लिए हुए उगता है। तो उनको देखकर कवि ने कल्पना की है कि जैसे खरगोश की आंखों की लालिमा हो। शरद आया पुलों को पार करते हुए कि पतंग ऊपर उठ सके। अब कवि ने यहाँ पर कहा है कि जब शरद ऋतु आ रही है
जब शरद ऋतु आई है तो वो अनेक ही पुलों को पार करते हुए आई है, अर्थात जो भादों का महीना है, कष्ट वाला, गर्मी वाला, बरसातों वाला था, उसको पार करते हुए अब शरद ऋतु का मौसम आया है। और वो ऐसा मौसम, उसने ऐसा माहौल बना दिया, वातावरण ऐसा बना दिया है कि पतंग जो है वो ऊपर उड़ सके। दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज़ उड़ सके, दुनिया का सबसे पतला कागज उड़ सके। अब कवि क्या कह रहा है कि शरद ऋतु ने ऐसा माहौल बना दिया है, शरद ऋतु ने ऐसा माहौल बना दिया है कि दुनिया की जो सबसे हल्की और रंगीन चीज़ यानी पतंग जो है वो उड़ सके, और बच्चे दुनिया के सबसे पतले कागज और बांस की सबसे पतली कमानी से बनी पतंग को उड़ा सकें। बांस की सबसे पतली कमानी उड़ सके कि शुरू हो सके सीटियाँ, किलकारियाँ और तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया। अब कवि क्या कह रहे हैं कि जब बच्चे पतंग को उड़ता देखते हैं तो बच्चे सीटियाँ, किलकारियाँ मारते हैं ना, तो उसी चीज़ का वर्णन कवि ने यहाँ पर किया है कि जब बच्चे बांस की पतली कमानी से बनी पतंग को उड़ा सकें और उड़ती पतंग को देखकर बच्चों की सीटियाँ और किलकारियाँ जो हैं वो बजने लगें। तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया। अब कवि क्या कह रहा है कि इस ऋतु में जब शरद ऋतु आती है तो फूलों पर रंग बिरंगी तितलियां भी दिखाई देती हैं। बच्चे भी तितलियों की भांति ही कोमल और नाजुक होते हैं। जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास, पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। अब कवि कह रहा है कि जब बच्चे पैदा होते हैं तो उनका शरीर इतना कोमल होता है, ऐसे लगता है मानो वे कपास की नरमी को अपने साथ लेकर पैदा हुए हैं। और उनकी कोमलता को स्पर्श करने के लिए, उनकी कोमलता को छूने के लिए धरती की जो लालिमा है, धरती जो है वो उनके बेचैन पैरों के पास आती है, बेचैन पैरों से उनके पास आती है। जब वे दौड़ते हैं बेसुध छतों को भी नरम बनाते हुए। अब कवि यहाँ पर कह रहा है कि जब बच्चे दौड़ते हैं तो उनकी मकानों की छतें भी नरम हो जाती हैं। दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए जब वे पैंग भरते हुए चले आते हैं। अब कवि कह रहा है कि जब वो चलते हैं तो उनकी पैरों की ध्वनि से, पद चापों से सारी दिशाओं में मृदंग जैसा मीठा स्वर उत्पन्न हो जाता है और वे पतंग उड़ाते हुए इधर से उधर झूले की पैंग की तरह आगे पीछे आते जाते हैं और उनके शरीर में एक अजीब सा लचीलापन होता है। डाल की तरह लचीले वेग सो अक्सर छतों के खतरनाक किनारों तक उस समय गिरने से बचाता है उन्हें सिर्फ उनके ही रोमांचित शरीर का संगीत। अब कवि कह रहा है कि उनके शरीर में जब वो पतंग उड़ा रहे होते हैं तो उनके शरीर में डाली की तरह लचीलापन होता है, जब भी तो वो कभी इधर और कभी उधर नज़र आते हैं, भागते हुए नज़र आते हैं। पतंग उड़ाते समय वे छत के खतरनाक किनारों तक आ जाते हैं। छतों के खतरनाक किनारों तक उस समय गिरने से बचाता है। पतंग उड़ाते हुए जब बच्चे छत के खतरनाक किनारों पर आ जाते हैं जहाँ पर उन्हें बचाने वाला कोई नहीं होता, तो उस समय उनके खेल के रोमांच, जो उनके खेल से उनके शरीर में जो संगीत उत्पन्न हो रहा है वो ही उन्हें गिरने से बचाता है। सिर्फ उनके ही रोमांचित शरीर का संगीत, पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती हैं सहज एक धागे के सहारे। अब कवि यहाँ पर क्या कह रहा है कि उस समय जब उनका सारा ध्यान पतंग की डोर के सहारे उसकी उड़ान और ऊंचाइयों पर ही केंद्रित रहता है, तो उस समय सिर्फ जो उनके ध्यान है उसमें जो पतंग की जो संगीत की ध्वनि उत्पन्न हो रही है वो ही उन्हें बचाता है। ऐसा लगता है मानो पतंग की ऊंचाइयों ने ही उन्हें केवल एक डोर के सहारे
थाम लिया है, अर्थात उन्हें गिरने से एक बचा लिया है और वो एक पतंग की डोर के सहारे ही गिरने से बच गए हैं। पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं अपने रंध्रों के सहारे। अब कवि यहाँ पर कह रहा है कि आकाश में अपनी पतंगों को उड़ता हुआ देखकर बच्चों के मन भी आकाश में उड़ रहे हैं, अर्थात वे भी पतंग के साथ साथ उड़ रहे हैं। अपने रंध्रों के सहारे उनके शरीर के रोए भी संगीत उत्पन्न कर रहे हैं और वे भी आकाश में उड़ रहे हैं। अगर वे कभी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों से और बच जाते हैं, तब तो और भी निडर होकर सुनहले सूरज के सामने आते हैं। अब कवि यहाँ पर कह रहा है कि कई बार जैसे बच्चे पतंग उड़ाते हैं तो वो कई बार छत से गिर जाते हैं, तो कवि उसी चीज़ का यहाँ वर्णन करते हुए कह रहा है कि कभी कभार बच्चे छतों के किनारे से गिर जाते हैं, लेकिन वो अपने शरीर के लचीलेपन के कारण अगर बच जाते हैं तो उनके मन से जो है वो भय दूर हो जाता है, उनके मन से डर निकल जाता है और वे बिल्कुल निडर होकर फिर से उगते हुए सूरज के सामने अपनी पतंगों को उड़ाना शुरू कर देते हैं। दुगने उत्साह के साथ सुनहरे सूरज के सामने फिर से वो अपनी पतंगों को उड़ाते हैं, अर्थात वे अगली सुबह फिर अधिक तेज़ गति से अपनी पतंगों को उड़ाते हैं। पृथ्वी और भी तेज़ घूमती हुई जाती है उनके बेचैन पैरों के पास। अब जब ऐसा हो जाता है, जब बच्चा गिरने के बाद फिर बच जाता है और वो दोबारा से पतंग उड़ाता है, तो पृथ्वी जो है और अधिक बेचैन हो जाती है और अधिक ललायित हो जाती है उनके बेचैन पैरों के पास जाने के लिए। धन्यवाद। आशा करती हूँ आप सभी